बच्चों आज पढ़ने वाले हैं 7th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दादी माँ। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। इस पाठ में लेखक शिव प्रसाद सिंह ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है और यह बताया है कि वह अपनी दादी माँ से कितना प्यार करता है। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। अनमना सा यानी दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने, बरबस यानी अक्सर, मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ यानी साफ, शीतल यानी ठंड देने वाली किसी की धुंधली छाया नाच उड़ती है। किसी की धुंधली छाया यानी अपनी दादी माँ की। इस पैराग्राफ में लेखक बता रहे हैं कि चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयां आए, पर मुझे बरसात और बसंत देखने के बाद मेरा मन है वो उदास हो जाता है। तो मेरे जो मित्र हैं वो मुंह पर तो मुझे खुश करने के लिए छुट्टियों की सूचना देते रहते हैं और मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। जरा सी प्रतिकूलता यानी यदि थोड़ी सी भी परेशानी आए तो घबराने वाला कहकर मेरा पीछे से मजाक उड़ाते हैं। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि मैं उन बातों को नहीं सोचूंगा, जाने दो। मुझे लगता है जैसे कुंवार के दिन आ गए। लेखक कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कुंवार के दिन आ गए यानी आश्विन का महीना आ गया। आश्विन का महीना होता है सितंबर और अक्टूबर के बीच का। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सीमांत से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। लेकर कह रहे हैं कि जब तेज पानी के बहाव से जो जंगली घास है, वो अधगला घास यानी जो मोथा साई, ये जो घासों के नाम बताए गए हैं, वो अधगली घासें तेज पानी के साथ बहकर आते हैं और सूरज की गर्मी के खोलते हुए एक विचित्र गंध छोड़ जाते हैं। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। कि जब पानी इकट्ठा होता है तो पानी इकट्ठा होके जब सूख जाता है तो वहां कीचड़ इकट्ठा हो जाता है। तो लेखक बता रहे हैं कि गांव के जो लड़के हैं वो उसकी किनारों पर झाग भरे तालाबों में, नदियों में धमाके से कूद रहे हैं और अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। जैसे आषाढ़ में आम यानी जून जुलाई के महीने में आम और जामुन न मिले तो कोई चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले तो कोई दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले तो कोई अफसोस नहीं। पर यदि कुंवार यानी आश्विन के महीनों के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था कि मैं भीतर ही भीतर परेशान हो रहा था कि 2-1 दिन ही तो कूद सका था, कि मैं उस झाग भरे तालाबों में 1-2 दिन ही तो कूद सका था और नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है कि थोड़ा 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 ज्वर हो यानी थोड़ा थोड़ा बुखार हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेखक बता रहे हैं कि मैं उस झाग भरे जल में जब नहाया, एक बार ही कूद सका तो उससे जो मुझे थोड़ा थोड़ा बुखार हुआ वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें तो मुझे साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु मिलते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, वह इतनी तेज बुखार चढ़ी कि वो चढ़ती ही गई। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में।
पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर संघे टपके हुए जल की शीतलता। लेखक कह रहे हैं कि जब मैं चादर लपेटे सोया था तो उस समय दादी माँ आई। वह उस समय शायद ऐसा लगता है कि वह उस झाग भरे तालाब में नहाकर आई हो और उसके दुबले पतले शरीर, स्नेह स्नेह यानी प्यार भरे शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, जिसके कोई किनारी ना हो, वह धोती पहने हुए सफेद बालों के सिरों से उसके जो पानी की बूंदे सर से वो टपक रही थी। आते ही उन्होंने सर पेट छुए कि दादी माँ ने आते ही मेरे सर और पेट को छुआ। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पे लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खींचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। ये सारी बातें दादी माँ है वो अपने परिवार वालों को दिन भर परेशान करती रहती, उनको ये पूछती रहती। आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर अपने घर वालों को परेशान कर देती थी। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम करती जो मेरे साथ किया। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरनाम, निमोनिया, ये सब है वो बीमारियों के नाम है तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसुचिका यानी हैजा के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित की लौंग और गुड़ को मिलाकर जलधार, गूगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख लें। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाते, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह जैसे पागल हो जाती। यदि ये सारे काम वो नहीं टाइम पर परिवार वाले करते तो वो पागल सी हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, लेखक बता रहे हैं कि बुखार तो मुझे अब भी आता है। अब क्या होता है कि नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खींचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। अब लेखक कह रहे हैं कि बुखार तो मुझे इस समय भी आता है, पर इस समय क्या होता है कि नौकर तो पानी देके चले जाते हैं और जो मेरे खाना बनाने वाले हैं वो मुझे खींचड़ी या साबू बना कर दे जाते हैं। डॉक्टर आता है, डॉक्टर आकर मुझे मेरी वो जो नाड़ी है वो देख जाते हैं और कुनेन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से ऐसा लगता है जैसे मेरा बुखार है वो भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता कि अब मुझे इस बुखार को बुलाने का मेरा मन नहीं करता है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। किशन भैया यानी लेखक के जो बड़े भाई है वह है। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा तो न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। कि जब भी दादी माँ के पास जो पड़ोसने आती तो वह यही कहती कि मैं घर में एक काम भी ना करूं तो कोई भी काम नहीं होता है। जानने को तो यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती ही नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती, यानी देर का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। लेखक कह रहे हैं कि एक दिन की बात है, जब मैं दोपहर में घर लौटा तो मैं घर में देखता हूँ कि दादी माँ है वो रामी चाची के पास खड़ी है और रामी चाची है वो पास ही के कोने में दुबकी खड़ी है। सो न होगा धन्नो, उसका नाम धन्नो है। तो दादी माँ उसको कह रही है कि रुपए मैं सूद के आज दे दें, कि जो मेरे पैसे हैं वो मुझे आज ही दें, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं।
मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। जो दादी माँ है वो उस रामी चाची धन्नो को डांट रही है और उनसे रुपयों को आज ही देने के लिए बोल रही है और उससे कह रही है कि तू कभी तो ये कहती है कि फसल कटेगी तब दूंगी, अब तो आपकी फसल भी कट चुकी है, अब क्या इसके लिए कोई दूसरी फसल कटेगी। दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों में आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। रामी चाची ने कहा कि मालकिन दूंगी, बिटिया की शादी है, आप न दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार का अर्थ होता है कि उसका उद्धार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। फिर दादी माँ उसको कहती है कि मैं नहाकर आई हूँ। दादी माँ है वो पीछे हट जाती है। जाने दो दादी, लेखक कह रहे हैं कि जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। दादी माँ है वो लेखक को डांटती हुई कह रही है कि मुझे तू समझाने चला है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया, फिर मैं धीरे से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, वह दादी को पूतो फलो दूधो नहो का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विहल होकर कहा, यानी जोर से हंसकर कहा, उरीन हो गई बेटा, कि कर्ज से मुक्त हो गई बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का, मालकिन यानी लेखक की दादी, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। कि कल ही दादी माँ है वो मेरे घर आई थी, पीछे का जितने भी रुपए पैसे थे वो सारे छोड़ दिए, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, लेखक कह रहे हैं कि मैंने पूछा कि उस रोज तो बहुत डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तरक पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, कि विवाह की रात को अभिनय यानी नाटक होता है, संगीत है वो गाए जाते हैं। यह प्राय एक ही कथा हुआ करता है। उस विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। कि इस अभिनय में जो पुरुष है उसको अलाउ, ये पुरुष अलाउ नहीं होते, औरतें ही ये प्रोग्राम करती है, सभी पाठ औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, यानी भी घर में चौक में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा। औरतों ने उस पर आपत्ति की, कि औरतों ने उस पर भी नाराजगी जताई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा। दादी माँ ने चिल्लाकर कहा कि लड़कों से क्या छुपाना है, लड़के और बर्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने छुपके से सुला दिया। कि लेखक कह रहे हैं कि मुझे भी दादी माँ ने चारपाई पर चादर उड़ाकर चुपके से यानी धीरे से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी, कि मुझे हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाएगा, यदि मैं जोर से हंसूंगा तो मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडाफोड़ हो गया। कि भाभी की जो बात हुई उस पर मेरी जो हंसी है वो रुक न सकी और भांडाफोड़ हो गया, यानी सच्चाई सामने आ गई। देबू की माँ ने चादर खींच ली। फिर देबू की माँ ने मेरी चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन सा बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ फिर गुस्से से चिल्लाई कि लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, लेखक ने कहा कि कल वाला बच्चा हूँ भाभी, मैं वहां से
जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ, कि मैं जोर से भागकर दादी माँ के पास जा पहुंचा। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो अभयदान मिल जाता है, कि जब कोई गलती हो जाती है, अपराध हो जाता है, तो हम दौड़कर दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, जिससे हमें माफी मिल जाती है, जीवन दान मिल जाता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का जो तूफान है वह जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता है, यानी जो ये संसार है ये उन्हें छल से भरा हुआ मालूम होता था। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया कि वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकर मुक्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी, कि दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति वे की बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे खर्च किए, वह घर की तो थी नहीं, कि वह संपत्ति घर में तो थी नहीं, यानी दादी ने खूब मना किया, फिर भी लेखक के पिताजी ने दादा की श्राद्ध में खूब पैसे खर्च किए, और वह पैसे इधर उधर से लाके उन्होंने रिश्तेदारों से उसे लेके खर्च किए, इससे उनके कर्जा इकट्ठा हो गया। वह संपत्ति घर में तो दादी, लेखक कह रहे हैं, वह संपत्ति घर में तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। उसके बाद दादी माँ है वो उदास रहने लगी, दुखी रहने लगी। माघ के दिन थे, यानी जनवरी का महीना था और कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा कि दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह का कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। लेखक कह रहे हैं कि कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी। शाम को जब मैंने देखा कि दादी माँ है वो गीली धोती पहने हुए एक कोने वाले कमरे में संदूक पर दिया जलाए दोनों हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। दादी माँ की आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखा। उस दिन मैंने दादी माँ की आंखों में आंसू देखा तो मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। जब दादी माँ ने आंखें खोली, दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ ने कहा कि तू यहाँ क्यों बैठा है मेरे पास? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? कि दादी माँ, क्या तुम रो रही थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया न, चल चल धोती तो बदल लो। लेखक कह रहे हैं कि दादी माँ धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। मुझे खींचती रसोई में ले गई। दादी माँ ने ऐसा कहा कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती है बेटा, वो मुझे खींचकर रसोई में ले गई। कि सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। लेखक कह रहे हैं कि जब सुबह मैंने देखा तो चारपाई पर मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे, कि उदास होकर कुछ सोच रहे थे, कि वो बातें कर रहे थे कि कोई दूसरा चारा क्या है। बाबू बोले कि रुपए कोई देता नहीं है, इतने के तो अभी पीछे के भी बाकी पड़े हैं। वह ऐसे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने कहा कि रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। कि दादी माँ ने अपनी संदूक को खोला और उस संदूक में से चमकती हुई एक चीज निकाली और बोला कि ये तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था, कि ये कंगन है, ये हमारे परिवार की निशानी है।
उनका गला भराया। ऐसा कहते कहते दादी माँ का गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं कि इस कंगन को मैंने कभी नहीं पहना, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, इसे संभाल कर रखती आई हूँ, ये उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है कि लेखक कह रहे हैं कि सचमुच मुझे दादी माँ एक देवी के समान लगी और उनकी जो धुंधली छाया है वो धीरे धीरे विलीन हो गई, यानी दादी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र है, वो कांप रहा है कि हाथ में किशन भैया का जो पत्र है वो अभी भी उनके हाथ में कांप रहा है। काली चींटियां सी कतारें धूमिल हो रही है कि मेरी जो आंखें हैं वो आंसुओं से भर गई है, इसलिए मुझे वो पत्र है वो पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे चींटियों की कतारें जैसी मुझे दिखाई दे रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता, मेरी आंखों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है और मन है वो बार बार अपने से कुछ पूछ बैठता है कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।